हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके बिजनेस स्टेटिक्स के टॉप 5 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको दे दिया हुआ है, बहुत सारे पेपर के सॉल्यूशन दे दिए हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंगली हमने जो है कवर कर दिया हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके टॉप 5 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो लगातार ईयर्स में पूछे जाते हैं एंड उसके सॉल्यूशन भी पढ़नेंगे। मतलब क्वेश्चन आपका, उसका सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं, जो कि आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये सिलेबस है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज डू विजिट एंड अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन द स्टैटिकल यूनिट एंड इट्स टाइप। इससे पहले जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स मतलब होता है आपका सांख्यिकी। अगर और भाषा में कहा जाए और शब्दों में कहा जाए तो गणना करना, किसी भी चीज के बारे में जो है गणना करना ही क्या कहलाता है आपका स्टैटिक्स। बहुत सारे वीडियोस में ये कवर किया हुआ है, स्टैटिक्स के बारे में पूरा विस्तार से हमने जाना है। अगर आप चाहते हैं एक शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए। बिजनेस स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपका प्रश्न है, कह रहा है एक्सप्लेन द स्टैटिकल यूनिट एंड इट्स टाइप। कि स्टैटिकल यूनिट क्या होता है, मतलब सांख्यिकीय जो है इकाई, इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए स्टैटिकल यूनिट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल यूनिट इज नॉट सिंपल। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टैटिकल यूनिट का एक सिंपल डेफिनेशन दे दिया है कि यही बेसिकली स्टैटिकल यूनिट होता है, एक किसी चीज का इकाई होता है। कैसे जानते हैं। ए क्लियर डिफिनेशन ऑफ ए यूनिट इज नेसेसरी टू अवॉइड मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंग आउट द होमोजेनिटी। मतलब क्या होता है कि एक समझ लीजिए किसी भी आदमी का आपको एज जो है डिस्क्राइब कर रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कि मान लीजिए कि सपोज भी रिकॉर्ड द एज ऑफ ए पर्सन इन ईयर्स। अगर आप किसी भी व्यक्ति का जो है एज रिकॉर्ड करते हैं साल में, तो द ट्रायल ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज एज। अब यहाँ जो है ट्रायल ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा, ट्रायल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एंड जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये क्या है आपका, ईयर। अब मेजरमेंट का जो यूनिट है ये ईयर हो गया। एंड जो आपका एलिमेंट्री यूनिट है ऑफ ए पर्सन जिसका एज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मतलब यूनिट जो होता है ये बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। अगर आपको एक आदमी का एज रिकॉर्ड करना हो तो यूनिट क्या हो गया आपका, ईयर हो गया। अगर आपको एक सड़क की लंबाई ज्ञात करना हो तो यूनिट आपका क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। अगर आपको किसी भी जो है सामान का वजन ज्ञात करना हो तो वहां यूनिट क्या हो गया आपका, किलोग्राम हो गया। आई होप आपको यूनिट क्लियर हो गया होगा कि जो पहले बात तो गणना करने को ही ये जो है स्टैटिक्स कहते हैं। तो आपने जो है ईयर गणना कर लिया, आपने जो है किलोग्राम के रूप में जो है उसका वजन ज्ञात कर लिया, मीटर के रूप में लंबाई या फिर किलोमीटर के रूप में लंबाई आपने ज्ञात कर लिया। तो यूनिट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। बाकी गणना करने को ही स्टैटिक्स कहते हैं। तो स्टैटिकल यूनिट में अलग अलग टाइप के आपको जो है सिचुएशंस मिलेंगे, अलग अलग टाइप के रेशियो मिलेंगे, अलग अलग टाइप के जो है आपके सिचुएशन रहेंगे। तो स्टैटिकल यूनिट को जो है ऐसे ही सिंपलीफाई करना आसान नहीं है। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आप बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लाएंगे। अब आई होप आपको स्टैटिकल यूनिट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइप ऑफ स्टैटिकल यूनिट क्या होता है। मतलब कितने प्रकार के स्टैटिकल यूनिट होते हैं। आपने कहा कि जो है टाइम जो है ईयर के लिए अलग अलग लगता है, आपको किसी एक का एज नापना हो तो अलग लगता है, किलोमीटर के लिए अलग लगता है, आपको माप ज्ञात करना हो वजन का तो वहाँ अलग होता है। अब आइए देखते हैं एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं आपके स्टैटिकल यूनिट। तो ये पहली बात दो टाइप में होता है, यूनिट ऑफ इनुमरेशन, यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन। यूनिट ऑफ इनुमरेशन क्या होता है, मतलब कि जो आपका काउंटिंग द मेजरमेंट, किसी भी चीज के बारे में आपको काउंट करना हो कोई चीज, तो ये सारी यूनिट्स का आप यूज करेंगे। एंड प्रेजेंटेशन जैसे आपका समय हो गया, नेशन हो गया और फिर बहुत सारी चीजें, डे मंथ ईयर, ये सारे आते हैं यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन में। एंड गणना करने वाले में यूनिट ऑफ इनुमरेशन। तो पहली बार दो टाइप में डिवाइड किया गया इसको, यूनिट ऑफ इनुमरेशन, यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको याद रखना है। अब यूनिट ऑफ इनुमरेशन भी दो टाइप में बटा हुआ है, यूनिट ऑफ कलेक्शन, यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब यूनिट ऑफ कलेक्शन क्या होता है बेसिकली, तो यूनिट ऑफ कलेक्शन आर दोज यूनिट इन टर्म ऑफ विच डाटा आर कलेक्टेड। जैसे आपका क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, एक टन हो गया, एक पाउंड हो गया, एक आवर हो गया, एक डजन हो गया, एक लेबर आवर हो गया, किलोवाट हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये यूनिट ऑफ
जो है कलेक्शन में आती हैं। अब इसमें और आता है आपका सिंपल यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट एंड हाइपोथेटिकल यूनिट। सिंपल यूनिट बेसिकली सिंपल यूनिट क्या होता है? ए सिंपल यूनिट इन विच डिस्क्राइब द सिंगल डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, जो आपका सच जैसे क्या हो गया, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन सेंटीमीटर, ये सारी चीजें जो है सिंपल में आ जाती हैं। एंड आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन्हीं सारी चीजों का कंपाउंड जो होता है ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। जैसे आपका किलोवाट आवर हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, टन किलोमीटर जो होता है, ये सारी चीजें मतलब कंबाइन भी सिंपल यूनिट का कंबाइन जो होता है यही क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट। एंड हाइपोथेटिकल यूनिट क्या होता है? बेसिकली हाइपोथेटिकल यूनिट में आप हार्स पावर को, जैसे मल्टी मल्टी इक्वेटेंट को जो है आप स्पॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है बिजली का आप माप रहे हैं, तो वहां आप हार्स पावर का यूज करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो यूनिट में होती हैं उनको आप कहते हैं हाइपोथेटिकल यूनिट। अब ये आपका यूनिट ऑफ कलेक्शन हो गया। यूनिट ऑफ एनालिसिस में आप किसको चीजों को मापते हैं? जैसे आपका रेट हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, कोफिशिएंट हो गया। मैंने बहुत सारी वीडियोज में रेट को मापना बताया है, रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है एंड कोफिशिएंट। तो रेट क्या होता है? बेसिकली आपको मान लीजिए किसी का डेथ रेट निकालना हो, वो भी एक यूनिट है। अब डेथ रेट आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ डेथ अपान टोटल पॉपुलेशन जितना है, अगर आप 100 से गुणा करते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेथ आपका अपान टोटल पॉपुलेशन को अगर आप 100 से गुणा करते हैं, जो भी यूनिट अब निकल कर आएगा वो होगा आपका रेट। इस तरीके से रेट के यूनिट को आप निकालते हैं। रेशियो क्या होता है? बेसिकली जैसे 1:3 आपका लिखा हुआ है, तो ये एक रेशियो के रूप में है। इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं। ये भी आपका एक टाइप का यूनिट है। आपका परसेंटेज क्या कहलाता है? रेट पर 100 इज कॉल्ड, जो भी रेट है आपका उसको आप 100 से भाग कर देंगे, तो जो भी निकल कर आएगा वो होगा आपका परसेंटेज। अब यहाँ आपका 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका परसेंटेज होता है। अब जो है हम देखेंगे जो है आपका यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन में जो आपका टाइम है, अगर यहाँ आप जैसे ईयर में मेजर किया जाता है, मंथ में, डे, ये सारे टाइम में आते हैं, समय की यूनिट में। स्पेस में आपका क्या कौन सा आता है? नेशन आ जाता है, स्टेट आ जाता है, सिटी आ जाता है। जब आप गणना करते हैं तो वहाँ ये सारी यूनिट का जो है आप यूज करते हैं कि कौन से सिटी की कौन सी कितनी पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में जो है इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, कौन से नेशन की जो है नेशनलिटी ज़्यादा है, उनके लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप इस यूनिट में मापते हैं स्पेस में। एंड आपका जो है कंडीशन में आप क्वांटिटेटिवली को है मापते हैं। ये है आपका टोटल स्टेटिकल यूनिट के टाइप। इतने टाइप के होते हैं बेसिकली, जितना मैंने बताया एक एक को आप जो है एक हेडिंग मानकर लिखेंगे तो आपका पूरा आराम से 6-7 पेज में हो जाएगा। ये बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार ईयर्स में पूछा जाता है। या तो आपका प्राइमरी डाटा पूछ लेगा या सेकेंडरी डाटा पूछ लेगा अलग अलग, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। हर एग्जाम में ये प्रश्न आपका उठाता ही उठाता है। तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो आपका प्राइमरी डाटा क्या होता है एंड सेकेंडरी डाटा? तो एक सिंपल भाषा में समझते हैं, कोई भी डाटा अगर पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है तो आपका प्राइमरी डाटा है। एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है? बेसिकली उस डाटा को, जो प्राइमरी डाटा आपने लिया है उसको जाकर न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, उसको ले जाकर जो है किसी भी टाइम्स ऑफ किसी भी चीज़ में, मतलब पेपर में छाप दीजिए, कोई भी चीज़ में लिख दीजिए, तो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाता है। अब उसको जो यूज कर रहा है वो सेकेंडरी डाटा को यूज कर रहा है। एंड प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं। तो वही आपका है कि प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो कलेक्ट किया जाता है डाटा, जैसे मान लीजिए आप गणना करने जा रहे हैं एक गांव का। अब एक गांव को आप जो है गणना करने जा रहे हैं, तो आपने घर घर जाके एक एक लोग से, एक एक फैमिली से आपने पूछा कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कितनी जो है महिलाओं की संख्या है, कितने जो है आदमियों की संख्या है, कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है। तो ये आप एक डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं आप घर घर जाकर, तो वो आपका क्या हो गया? प्राइमरी डाटा। आपने उस डाटा को उठाया, ले जाकर दफ्तर में रख दिया कि हाँ इस गांव में इतने घर हैं, इतने जो है लोग हैं, इतने फैमिली में कौन कौन से लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है आदमियों की, कितनी पॉपुलेशन है औरतों की। तो आपने ले जाकर रख दिया उस दफ्तर में किसी एक फाइल में। अब वो फाइल को जो पढ़ेगा, उससे जो डाटा कलेक्ट करेगा, उससे जो जानेगा कि हाँ ये इतने गांव में इतने लोग हैं, इतनी इतनी आबादी है, तो वो जो है डाटा को कलेक्ट अब कर रहा है सेकेंड टाइम, तो वो क्या हो गया? आपका सेकेंडरी डाटा। यही होता है।
जो प्राइमरी डाटा होते हैं ये पहली बार ओरिजिनली यूज किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एंड आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर के द्वारा यूज किए जा चुके होते हैं। तो ये आपका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? कह रहा है कि प्राइमरी डाटा आर लाइक रॉ मटेरियल। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? एक रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है? हिंदी में से कच्चा माल भी कहा जाता है। मतलब अगर आपको एक जो है एक फर्नीचर बनाना हो, एक बेड बनाना हो, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? लकड़ियां होती हैं। तो आपने बहुत सारी लकड़ियों को काट के ले आया, तो वो क्या हो गया आपका? रॉ मटेरियल। तो कह रहा है कि प्राइमरी डाटा जो होता है बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह होता है। एंड जो सेकेंडरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा are in the form of finished product, they have passed through statistical method। मतलब जो है ये जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ये एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह होते हैं। मतलब आपका बेड बन के तैयार हो चुका है, वहां सोने के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं उसको। रॉ मटेरियल क्या होता है? प्राइमरी डाटा। एंड जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं मतलब आपने लाया, उसको अच्छी तरीके से बनाया, बहुत सारा मेहनत किया एंड जो है उसको फिनिशिंग दी, तो ये फिनिश प्रोडक्ट की तरह हो जाते हैं। अब उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसमें कोई भी खामियां नहीं है। तो कह रहा है दूसरे में कि प्राइमरी डाटा में बहुत सारी खामियां भी होती हैं जो कि सेकेंडरी डाटा में जो है जाकर फिनिश हो जाती हैं, उनमें कोई भी जो है गलतियां नहीं होती हैं। ये एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह होती है जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू जो है पास होती हैं। तीसरा आपका क्या है? प्राइमरी डाटा आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आर यूज विदाउट करेक्शन। तो मतलब प्राइमरी डाटा जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है इन्वेस्टिगेशन की। अब ये यूज किए जाते हैं विदाउट करेक्शन। अब इसमें बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल की तरह है ना, तो यहाँ बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं, तो उनको विदाउट करेक्शन यूज किया जाता है। एंड सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज एंड आर करेक्टेड बिफोर यूज। अब ये जो होते हैं ये दूसरे दूसरे पर्पसेस के लिए जो है कलेक्ट किए जाते हैं, हम उनको कोई भी यूज कर सकता है अपने पर्पज के लिए। लेकिन ये जो होता है ये अनेक अनेक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एंड जो ये होता है डाटा ये कलेक्ट किया जाता है, इसको सही तरीके से करेक्ट किया जाता है बिफोर यूज के पहले। एंड प्राइमरी डाटा में क्या होता है? इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो ये तीसरा जो है आपका डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस क्या है? द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स लार्ज सम एनर्जी एंड टाइम। अगर आप जो है मान लीजिए, मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया कि आप रॉ मटेरियल को किसी गांव से लाने जा रहे हैं, मतलब एक गणना करने जा रहे हैं आप, तो वहां आप एक एक घर जाकर पता करेंगे कि कितने घर में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, तो वहां आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, आपको बहुत सारा एनर्जी लगेगा। और जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है ये जो है ये जो है बहुत कम टाइम में, इसको आप गए, किताब आपने खोला, हाँ हाँ इतना इतना लिखा हुआ है, आपने तुरंत कलेक्ट कर लिया। तो इसमें एनर्जी का जो है कोई भी रोल नहीं होता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन प्राइमरी डाटा में जो है बहुत सारी एनर्जियाँ लगती हैं। अब आई होप आपको प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में छवि बैठ गई होगी। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डिफाइन द नंबर ऑफ डाटा। नंबर और डाटा क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, ये आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन देयर फीचर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल के रूप में आपको ये डिफाइन करना है कि नंबर्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, या स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है। जैसे एक प्रश्न आपका और भी बना सकता है इसमें कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, कि डाटा के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने टाइप के डाटा होते हैं, एंड डाटा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन्हें कैसे कलेक्ट किया जाता है, इन्हें कैसे फैक्ट के रूप में दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। मैंने नोट्स के रूप में लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज स्टैटिस्टिकल डाटा। तो डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ए स्टैटिस्टिकल डाटा, इट मीन्स स्टैटिस्टिकल डाटा फॉलोइंग आर सम डिफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा बेसिकली कोई भी अगर फैक्ट डाटा के रूप में, नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो आपका डाटा हो जाता है। अब उसे गणना करके जो है एक्सप्रेस किया गया तो वो आपका स्टैटिस्टिकल डाटा हो गया।
मान लीजिए आपके सामने कोई भी जो है एक पेपर है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया है, मतलब नंबर्स के रूप में आपके सामने एक शीट बनाई गई है, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टैटिक्स डाटा हो जाता है। अगर उसको गणना किया गया है तो आपका स्टैटिक्स डाटा हो जाता है। तो डाटा इसे ही कहते हैं। आई होप आपको डाटा के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन दे रहे हैं एंड एक दो विद्वानों का आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं उस टॉपिक पे, तो फिर आपका जो है एक टॉपिक फीका फीका हो जाता है एंड आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन तो ए एल बाउले क्या कहते हैं डाटा के बारे में, कहते हैं स्टेटिकल आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्या ये क्या कहते हैं कि ये जो संपर्क होता है, ये अनुसंधान के किसी भी भाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जो एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वेबस्टर क्या कहते हैं, स्टेटिकल आर द क्लासिफाइड फैक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपुल इन ए स्टेट, स्पेसिफिकली आर द फैक्ट दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन नंबर्स इन ए टेबुलर स्टेट। ये क्या कहते हैं कि वेबस्टर की संपर्क जो होते हैं, डाटा जो होते हैं, किसी भी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तत्व होते हैं, जो कि विशेष रूप से वे तत्व हैं जिन्हें संख्याओं में या किसी सारणीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी जो डाटा में पीपुल जितने भी लोग रह रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो वहाँ उनके जो है नंबर्स को डिसाइड करता है, उनके जो है स्थिति को डिसाइड करता है कि ये कैसे लोग, मतलब किसी भी एक स्टेट के बारे में अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है तो ये वेबस्टर के अकॉर्डिंग होता है डाटा का डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा क्या होता है, मतलब अगर आप डाटा के कितने टाइप होते हैं तो ये जानते हैं। तो पहला टाइप क्या है, डाटा इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इफ एनी वन फैक्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर्स इज कॉल्ड डाटा। कोई भी जो है फैक्ट अगर नंबर में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसे आप डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक पर्सन की जो सैलरी होती है 500 मंथ अगर मान लीजिए है, कैन नॉट बी ए सम conversity of the salary data of all people working in the at office can be called sum। मान लीजिए कि अगर किसी भी एक तथ्य में जो है उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का वेतन जो है 500 रुपये मासिक है, उसे डाटा नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत उस दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों के वेतन संबंधी आंकड़ों को जो है संपर्क कहा जा सकता है, यदि उनमें अन्य विशेषताएं भी विद्यमान हों तो। अगर किसी भी व्यक्ति का जो है सैलरी 500 रुपये मंथ हो और उस ऑफिस में काम करने वालों का भी सैलरी जो सेम हो, तो उसे जो है आप डाटा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो जो है अलग हो एक दूसरे से, तो विभिन्न हो तो। दूसरा क्या है आपका, डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे। कोई भी जो है फैक्ट होता है उसे दो वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। पहला आपका गुणात्मक या दूसरा आपका संख्यात्मक। दूसरा आप पहले आप गुणात्मक रूप में किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा आप संख्यात्मक रूप में भी किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए इफ समवन ए पर ए पर्सन इज वेरी रिच, एक जो है बहुत रिच है, एक नॉर्मल रिच है, एक पुअर रिच है। अब यहाँ तो आप गुणात्मक रूप में आपने एक्सप्रेस कर दिया कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो उससे गरीब है, लेकिन यहाँ डाटा तो दिख नहीं रहा है, तो ये आपका इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कहा जा सकता है, इसे डाटा के रूप में एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कह दिया जाए कि जो जो ए नंबर का पर्सन है वो 20,000 रुपये उसके पास है, बी नंबर का पर्सन है उसके पास 40,000 रुपये है, एंड 30 जो सी नंबर का पर्सन है इसके पास 3 लाख रुपए है। तब ये डाटा के रूप में एक्सप्रेस हो गया। यहाँ आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि हाँ इसके पास कितना रुपया है, यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, एक डाटा दिख रहा है। तो ये जो है डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। तीसरा है डाटा आर कलेक्टेड बाय इनुमरेशन एंड एस्टिमेशन। डाटा को अगर आपको कलेक्ट करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन। कैलकुलेशन क्या होता है, डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय द कैलकुलेशन only when the area being researched in the limited। अगर कोई भी एरिया मान लीजिए लिमिटेड है, अगर इतनी दूर में मान लीजिए एरिया है, आपको पता है कि छोटा सा, उसे हम इंची टेप या फिर किसी भी गणना के द्वारा माप सकते हैं, तो वो आपका डाटा जो अब आएगा वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है किसके थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू। लेकिन कोई ऐसा एरिया है मान लीजिए अमेजन के जंगल है, उनको मापना संभव नहीं है, तो वहाँ आप बस एस्टिमेट कर सकते हैं, वहाँ आप बस गणना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा को जो है कहा जाता है डाटा कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन।
तो ये टाइप के जो है डाटा होते हैं 3 टाइप के। तो आई होप डाटा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे What do you understand by coefficients of coloration? सहसंबंधक गुणांक से आप क्या समझते हैं? कार्ल पर्सन कोफिशियंस ऑफ कलरेशन, कार्ल पर्सन का जो कोफिशियंस सहसंबंधक गुणांक है, इनके बारे में क्या कहना है, तो आइए देखते हैं। कार्ल पर्सन वाज ए ग्रेट बायोमेशियन एंड स्टेटिशियन, सजेस्ट इन 1819 ए मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग इन मैग्नीट्यूड और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो कार्ल पर्सन है ये ग्रेट बायोमेशियन से एंड स्टेटिशियन से सजेस्ट किया 1819 में ए मैथमेटिकल मेथड जिस ऑफ मेजरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन्होंने दो वेरिएबल्स के बीच में एक मेथड दिया मेजर करने का, गणना करने का, और वो मेथड आगे आप पढ़ेंगे। इट गिव्स द मोस्ट वाइडली यूज फार्मूला। इन्होंने कैसा फार्मूला दिया, एक लंबा चौड़ा फार्मूला दिया, कार्ल पर्सन कोफिशियंस एंड डिनोटेड बाय आर। और जो ये फार्मूला है ये डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, आर के द्वारा। इसे आर से डिनोट करते हैं इस फार्मूले को। दिस फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट कलरेशन ऑफ कोफिशियंट। जो ये फार्मूला है ये आल्सो कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, मोमेंट कलरेशन कोफिशियंट। तो देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू कार्ल पर्सन कोफिशियंट जो है इनका फार्मूला क्या है, कोवरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और जो फार्मूला बनता है आपका आर इज इक्वल टू कॉब एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यही फार्मूला कार्ल पर्सन ने दिया सहसंबंधक गुणांक ज्ञात करने के लिए। तो आइए एक्सप्लेन इसमें करते हैं। जो आपका जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉब एक्स वाई निकालना है तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो वेयर कॉब एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका सिग्मा एक्स एक्स बार सिग्मा वाई वाई बार अपान एन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, जो किसके मान पर आया है, कॉब एक्स एंड वाई के मान पर। अब आइए जानते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका करड़ी में एक्स एक्स बार स्क्वायर अपान एन, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर अपान एन। और जो आपका सिग्मा वाई बराबर क्या होता है, वाई माइनस सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर अपान एन करड़ी में। इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं डी वाई अपान एन हो गया। अब ये तो कार्ल पर्सन ने अपना कोफिशियंस कलरेशन दे दिया, अपना सहसंबंध गुणांक में अपना परिभाषा दे दिया। अब आइए जानते हैं जहाँ एक और लिखा गया है, जहाँ एक्स डी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, जो कि डी एक्स क्या है आपका माध्य और माध्यिका का अंतर है। तो डी वाई क्या है आपका y माइनस वाई, जहाँ डेरिवेटिव ऑफ सीरीज y इज इट्स मीन, जो इसका माध्य है। तो इस पर dx और dy का मान आप निकाल सकते हैं, जो कि पहले भी हमने पढ़ा दिया आपका माध्य में। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ कार्ल पर्सन कोफिशियंस कलरेशन। इसके जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये क्या है, पहला है इट इज़ आइडियल मेजर ऑफ कलरेशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एक्स एंड वाई। ये जो इनका गुणांक है, जो इनका परिभाषा है, इसका जो यूनिट एक्स एंड वाई है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये आपके आंकड़ों के हिसाब से बदलता रहता है। दूसरा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वर्जिन एंड स्केल, ये वर्जिनल स्केल पर इंडिपेंडेंट है चेंज होने के लिए। तीसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये जो होता है ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, जितना आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को पकड़ पाएंगे वही आपका सहसंबंधक गुणांक होता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पर। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इससे सवाल लगते हैं कि इट इज़ वेरियस बिटवीन -1 और +1। ये जो इनका वेरियस पॉइंट है ये क्या है, -1 और +1। अगर 0 है तो वहाँ कोई स्वीकनेस नहीं होगा, अगर +1 है तो वहाँ परफेक्ट स्वीकनेस होगा, और -1 है तो यहाँ परफेक्ट नेगेटिव कलरेशन होगा। तो देखिए आर इक्वल टू अगर -1 है वेर देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव कलरेशन, अगर आर इज इक्वल टू -1 है तो वहाँ परफेक्ट नेगेटिव कलरेशन होगा, अगर आर इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ कोई भी कलरेशन नहीं होगा, अगर आर इज इक्वल टू +1 है तो वहाँ पॉजिटिव कलरेशन होने वाला है। पांचवा जो पॉइंट है कह रहा है इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट काज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के काज और इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करता है, काज एंड इफेक्ट के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करता है। छठवां इसमें पॉइंट है इट इज़ सम हाउ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, अगर इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई उत्पन्न करता है, ये कठिन होता है।
ये 7वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट कह रहा है इट रिक्वायर्स सम इंटरप्रिटेशन, या कुछ इंटरप्रिटेशन रिक्वायर करता है। ये 7वां पॉइंट था। अगला जो आपका पॉइंट है एजम्पशंस ऑफ कार्ल पर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कलरेशन, इसके क्या एजम्पशन है जो कि दिया है किसने, कार्ल पर्सन ने। तो द कार्ल पर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कलरेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 एजम्पशंस। इसके 3 एजम्पशन कौन है। पहला है ईच ऑफ द series a large number of independent cars are operating so as product normal distribution के लिए इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस कार जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं प्रोडक्ट को बेचने में। दूसरा है द फोकस सो ऑपरेटेड हैज अ रिलेशनशिप ऑफ काज एंड इफेक्ट। तीसरा है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज लीनियर। तो ये आपका कार्ल पर्सन का कोफिशिएंट्स कलरेशन था, कार्ल पर्सन का सहसंबंधक गुणांक था। अगर आइए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। डिस्प्रेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस मेजर्स। डिस्प्रेशन मतलब होता है आपका अपकिरण, जो कि माध्य का एक पार्ट है, डाटा का एक पार्ट है। तो डिस्प्रेशन क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके जो वेरियस मेजर हैं इनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हमने आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डाटा क्या है, इसके बाद आपका प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर वहाँ से आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, अपकिरण क्या है। तो बाय फाइंडिंग द ओनली मीन वी कांट नो द करेक्ट एंड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा सीरीज। अगर आपको डाटा सीरीज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ज्ञात करना है तो आप केवल मीन से मतलब क्या है, माध्य से आप उसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसको फुल रूप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डाटा की और एक सीरीज के बारे में जानना होगा जिसे कहते हैं आप डिस्प्रेशन, अपकिरण। आगे वी हैव टू स्टडी हाउ द एटम आर स्केटर्ड अराउंड इट। इसके अराउंड जो एटम है ये कैसे बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड है। फॉर विच वी हैव टू स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा सीरीज नोन एज डिस्प्रेशन। इसके लिए हमें डाटा सीरीज के एक और पार्ट को जानना होगा जो कि है क्या, आपका डिस्प्रेशन मतलब अपकिरण। अब डिफिनेशन ऑफ डिस्प्रेशन की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, ये तमाम स्कॉलर्स द्वारा किस प्रकार दिया गया है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉर्नर। ये क्या कहते हैं डिस्प्रेशन पर, इनका मत क्या है। तो ये कहते हैं डिस्प्रेशन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वेरी। कारण क्या कहते हैं कि जो अपकिरण है उस सीमा की माप है जिस सीमा तक व्यक्तिगत का पद विचलित है, जहाँ तक व्यक्ति जा सकता है, जहाँ तक उसका पद विचलित है, उस सीमा को क्या कहते हैं आप, अपकिरण कहते हैं। ये किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कॉर्नर कहा गया है। ये किसका मत है, कॉर्नर का। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं कि किसने कहा डेफिनेशन में, तो वो जो होता है इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पर, और वो एग्जामिनर ये पूरा आपका नहीं पढ़ने वाला है। आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, और कॉर्नर ने एक्सप्लेन किया अपकरण को, तो वो आपको पूरा नंबर दे देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरा है आपका स्प्रिंगल। ये क्या कहते हैं, ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्रेशन को। तो ये कहते हैं कि टेल डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्पेंड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्प्रेशन ऑफ डाटा। स्प्रेंगल के द्वारा क्या कहा गया है कि वह परिमाण जिस तक संपर्क समूह या डाटा जो है इसका समूह माध्य मूल के इर्द गिर्द बिखरा रहता है, ऐसे डाटा समूह को क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं या अपकिरण कहते हैं। तो इस तरीके से स्प्रिंगल ने डिफाइन किया है किसको, डाटा को और डाटा के एक सीरीज को जिसका नाम है डिस्प्रेशन, हिंदी में से अपकिरण कहते हैं। आइए जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है पर्पज ऑफ मेजरिंग डिस्प्रेशन की अपकिरण मापने का उद्देश्य क्या है और इसका क्या महत्व है, ये जानने वाले हैं। तो पहला महत्व क्या है, पहला जो इम्पोर्टेंस है, पहला जो पर्पज है ये क्या है, टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ आइटम फ्रॉम एन एवरेज। माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, ये पहला पर्पज है किसका, डिस्प्रेशन का, अपकिरण का। कि वो क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है एवरेज डिस्टेंस, माध्य दूरी ऑफ द आइटम फ्रॉम एन एवरेज, वो माध्य दूरी से औसत दूरी ज्ञात करता है। ये इसका पहला काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वर्ड में पूछ दिया गया क्वेश्चन कि 800 वर्ड में लिखना है क्या डिस्प्रेशन, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सीरीज।
जो श्रेणी रहती है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रचना किस प्रकार से है, जानने में हमारी मदद करता है कॉर्पोरेशन। तीसरा है टू नो द लिमिट्स ऑफ द आइटम, आइटम का क्या लिमिट है, जो इनकी सीमा का विस्तार है, इसका ज्ञान कराना। और चौथा है टू सर्व एज ए बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी सेल्फ, आपको सर्व कराता है जो बेसिस कंट्रोल रहते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उस पर जो बेसिस कंट्रोल होता है उसकी सेवा आपको प्रदान कराता है ये। और पांचवा है आपका लास्ट क्या कह रहा है, टू कंपेयर टू आर मोर सीरीज विद द रिगार्ड ऑफ देयर वेरिएबिलिटी, इसमें कंपैरिजन करते हैं किसका, दो से अधिक सीरीज का, विद द रिगार्ड विद देयर वेरिएबिलिटी, उनके परिवर्तनशीलता के अनुसार दो से अधिक सीरीज को कंपेयर करते हैं इसमें, ताकि उसका मान निकल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। अगर क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं अगर आप मेजर करते हैं अपकिरण को, अगर आप मापते हैं अपकिरण को, तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन इज कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ इट्स नीड ऑब्जेक्ट पर्पस ईटीसी। जो इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन को आप फैलाव इसके नाम से भी जानते हैं, तो जो मापने का, जो फैलाव को मापने का कंसीडर किया जाता है लाइट ऑफ इट्स नीड ऑब्जेक्ट पर्पस यूजेस टू समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेट डाटा। अगर आपको समराइज करना हो, संक्षेप में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा जानना हो, तो क्या लगेंगे आपके लिए, बोथ एवरेजेस एंड मेज्योर। एवरेज आपका औसतन, एंड मेज्योर क्या होता है आपका, मेज्योर जिसे आप फैलाव करते हैं, जिसे आप समराइज करते हैं, जिसे आप मापते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सेट ऑफ डाटा मापना है तो आपको एवरेज भी निकालना पड़ेगा एंड मेज्योर भी मापना पड़ेगा। डिस्पर्शन इज, मेज्योर ऑफ डिस्पर्शन इज इम्पॉर्टेंट एज मियरली सप्लीमेंट्री टू द एवरेज। जो आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक होता है, मेयरली मतलब होता है केवल। तो अगर आपको सेट ऑफ डाटा जानना है तो एवरेज आपको निकालना होगा किसका, डिस्पर्शन का, एंड इज इम्पॉर्टेंट मेयरली सप्लीमेंट्री टू द एवरेज, आपको उसका पूरक भी निकालना होगा। लेकिन बट बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इटसेल्फ भी सिग्निफिकेंट, लेकिन जो स्कैटर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन आप बंटवारा करते हैं, मे बी सिग्निफिकेंट, मेरी इटसेल्फ भी सिग्निफिकेंट, मतलब जो डाटा का जो मेज्योर का महत्व होता है यही खुद के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप एवरेज उतना निकालते नहीं हैं। आप इससे भी मेजरमेंट से भी, आप डिस्पर्शन से भी निकाल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन से भी। तो ये जो इंपॉर्टेंस हैं किसके हैं, डिस्पर्शन के। तो ये 4 टॉपिक्स थे, इससे आप लिख सकते हैं आसानी से अपने पेपर में, तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपका पॉइंट बताया था ऑब्जेक्ट में, इंपॉर्टेंस में, तो आप 5 पॉइंट में, एक पॉइंट में अगर 10-10 लाइन लिखते हैं तो टोटल आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे और आपका 8 पेज तक भर भी जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।